हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारे प्यारे कॉमिक्स चैनल। हम पेश कर रहे हैं नागराज की शानदार कॉमिक विश कन्या। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी कौन कॉमिक्स के लिए शुरू करते हैं। विश कन्या, ये नागराज, ये देख सकते हैं कवर पृष्ठ, एक आकर्षक स्टिकर मुफ्त। विश कन्या, नागराज। विश कन्या अपराध का दोस्त और मानवता का दुश्मन उन लोगों के भी दुश्मन बन जाते हैं जो अपराध के दुश्मनों को मिटाने और मानवता की रक्षा के लिए अपनी जीवन दांव पर लगाते हैं। जैसे महानगर से अपराध की गंदगी मिटाने के लिए राज के रूप में पहुंच चुका था नागराज। ये क्राइम किंग में पहुंच चुका था। मैं पढ़ा था क्राइम किंग, नहीं पढ़ी है चैनल में नागराज कॉमिक्स प्लेस में जाकर पढ़ी है तो निश्चित रूप से कहीं और सक्रिय थे उसके दुश्मन भी। जय राक्षस ग्रहणकांड आहुति स्वीकार करें। जय राक्षस ग्रहणकांड देव कालजयी के विष से भुजन फलों का मैं स्वाहा करता हूँ। इस हवन का स्थान है नागदीप, 63 डिग्री अक्षांश और 9 डिग्री देशांतर, भारतीय महासागर छिरा इच्छाधारी सांपों का रहस्यमय संसार, जहाँ जन्म ले रहा है षड्यंत्र। सारी आहुतियाँ मैं यज्ञ कुंड में डाल चुका हूँ। ये राक्षस, अब मैं अपनी आहुति दे रहा हूँ, या तो मुझे दर्शन दें या फिर मैं इस अग्निकुंड को अपनी चिता बना लूँगा। तभी हम तुम पर प्रसन्न हुए नागमणि द्वीप के राजतांत्रिक विषधर। मांगो, क्या मांगते हो? मुझे देव कालजयी के वरदान से पैदा नागराज से खत्म करने की शक्ति चाहिए। यक्ष राक्षस ग्रहणकंठ, यह मांगा तूने हमको अति प्रसन्न किया। विषधर, देव कालजयी तो मेरा परम शत्रु है। उसके वरदान द्वारा पैदा किसी प्राणी को मारने से बढ़कर और कोई सुख हो ही नहीं सकता। ले नागराज की मौत के लिए मैं उत्पन्न शक्ति से उत्पन्न करता हूँ नागराज की, अपनी शक्ति से उत्पन्न करता नागराज की मौत को। प्रकट हो विष कन्या। विष कन्या के प्रकट होती ग्रहणकंठ अदृश्य हो गए और गूंजा विषधर का ठहाका। हा हा हा, नागराज तेरी मौत के रूप में जन्म ले चुकी है विष कन्या। और जिस हसीना की विष की काट देव कालजयी के पास ना होगी। हा, विषधर की निगाहों में विषधर द्वारा किया गया यह महायज्ञ गुप्त था, लेकिन जहाँ पर आग लगती है वहाँ से धुआं उठकर दूर तक फैलता ही है। नागमणि द्वीप के पास स्थित द्वीप पर इस यज्ञ का धुआं हवा में फैलता हुआ नागमणि द्वीप पर स्थित महात्मा कालदूदी गुफा तक पहुंचा, जो कि लंबी समाधि से भी उठे थे। ओह, यहाँ कहीं आसपास कोई महायज्ञ हो रहा है। किसने महायज्ञ किया, क्यों किया, मुझे इसका पता लगाना होगा। और महानगर स्थित भारतीय कम्युनिस्ट लिमिटेड में मिस भारती, आपने नई महाभारत के टाइटल से बने सीरियल के पायलट शो को देख ही लिया होगा, लेकिन मुझे यह बहुत पसंद आया। मैं चैनल पर टेलीकास्ट करवाना चाहता हूँ, लेकिन स्वीकृति आप ही देंगी क्योंकि आप कंपनी का मैनेजमेंट आपके हाथ में है। आपकी क्या राय है मिस्टर राज? सीरियल तो जरूर दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी चैनल का आय का मुख्य स्रोत विज्ञापन ही है, जो अच्छे सीरियल के कारण चैनल को मिलते हैं। किंतु ये सीरियल घर के बड़े बूढ़ों से लेकर बच्चों तक में लोकप्रिय होते हैं, इसलिए व्यर्थ की हिंसा वाले दृश्यों को हटाकर इन्हें प्रसारित करना उचित होगा। इस नई महाभारत में ऐसे दृश्यों की भरमार है, ऐसे दृश्यों को हटाने के बाद इसका प्रसारण किया जाना चाहिए। मेरी भी यह राय है। ठीक है, फिलहाल मैं सीरियल के प्रोड्यूसर सारे आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने को कहता हूँ, लेकिन इससे पहले हटने को कौन कहता है कि स्टूडियो में निकला भगदड़ मचा था। सांप सांप भागो। भगदड़ में तेज भारतीय मिस्टर राजदान ताम कर दिए। सांप कहाँ से आ गया? बचिए मैडम, ये आपकी तरफ आ रहा है तो सचमुच ही हमारी तरफ आ रहा है मैडम भारती। हिस 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 हिस। वैदाचार्य की पोती और नागकुली कन्या भारती को बोला सांप का डर था, मगर ये भारती के लिए महानाश्चर्य के बढ़ते हैं। सांप को तो सपेरे की टोकरी में भी देखकर मेरे होश काबू में नहीं रहते। जो व्यक्ति एक सांप से डरता है वह नागराज कभी नहीं हो सकता, इसलिए राज के रूप में मैंने इसी रूप में ढालने का निश्चय किया ताकि किसी को मेरे नागराज होने का रत्ती भर भी संदेह न हो। मैडम, ये फाइल, ओह सांप, किंतु ये जहरीला सांप है। इसका वेदन भी सलामत है। ये किसी भी क्षण उस लड़की के लिए खतरा बन सकता है। इसे मानसिक संदेश भेजकर इसके द्वारा अर्थ को फौरन रोकना चाहिए। नागराज का मानसिक संदेश ग्रहण करते ही सांप का फन आगे करीब बच्चे की तरफ छूटता चला गया और तभी उसके मालिक सपेरे से बोल लिया। न जाने कैसे कम बखत शूटिंग स्थल में अपनी टोकरी से निकल भागा। स्टूडियो में ऐसे जीवों की शूटिंग को प्रबंध लगना चाहिए, नहीं बल्कि ऐसे खतरों का मुकाबला करना चाहिए। हाँ, तुम्हारी तरह टेबल पर चढ़कर। बेचारे ये नहीं जानते थे किसका मजाक उड़ाए थे। विश्व आतंकवाद के दुश्मन नागराज का, जिसके जिस्म वास करते हैं लाखों सर, जो उसके एक इशारे पर अपने प्राणों की बलि तक दे देते हैं। राज में तुम्हारा रूप आश्चर्यजनक लगा कि सांपों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाला नागराज राज के रूप में सांपों से डरता है। वाह, मेरा कौन सा रूप तुम्हें आश्चर्य नहीं लगता मैडम भारती? अभी तक तो चारों तरफ शांति नजर आ रही थी, मगर यहीं पे बहुत कुछ घटना था। मेरी सर्पेंद्रिय मुझे आसपास सैकड़ों सांपों होने संकेत उस कार से आ रहे हैं। सैकड़ों सांपों के संकेत कार से जाहिर करते हैं कार में कोई नहीं बल्कि खुद नागराज है। इसके शरीर में वास करते हैं सैकड़ों सांप, जिसकी तलाश मुझे यहाँ खींच लाई है। रहस्यमय किरणें टकराई कार से और गड़बड़ शुरू हो गई। तुम्हारी बातों को कार में अचानक ठंडा सामान्य रूप से बढ़ने लगी है भारतीय। पता नहीं क्या हुआ, मेरे कंडीशन बंद कर दी है क्या? ऑन ऑफ नहीं काम कर रहा, ठंड बढ़ रही है राज। एयर कंडीशन में ठंड पैदा नहीं कर सकता, कुछ और ही चक्कर है भारतीय। गाड़ी तुरंत रोक दो। ओ गॉड, ये गाड़ी का पूरा कंट्रोल फेल हो गया। गाड़ी में नियंत्रण से बाहर राज कार के शीशे भी नहीं खुल पा रहे हैं। नागराज भी कब कभी बीमारी में सफलता हो, मुझे खून का दौरा रुकता महसूस हो रहा है। शीशा भी नहीं टूट रहा है, बुलेट प्रूफ शीशे
मेरी यही बहुत बड़ी बुराई है। मैं एयर कंडीशनर को उखाड़ कर बाहर निकालता हूँ, शायद से कुछ काम बन जाए। कड़ा कोशिश कामयाब तो हुई, लेकिन पलक झपकते ही अंदर का प्रत्येक जस हिस्सा एवरेस्ट की चोटी नजर आने लगा। ओह, एयर कंडीशनर से कूलिंग है, उससे बाहर निकल आए, लेकिन उसे बर्फ़ की फुहार छूट रही है। नागराज, मेरी आंखों के अंधेरा छा रहा है, अपने आप को संभालो भारती। मेरी कोर्ट की ओर में कार संभालने की कोशिश कर रहा था, तब मैं नागराज के रूप में आकर कार को रोकने की कोशिश करता हूँ। कार के अंदर अत्याधुनिक ठंड होने के कारण शीशे जमी हुई थी, इस बाहर नजर नहीं आ रहा था। कार जिस खतरे की तरफ बढ़ रही थी, ना तो भारती को मालूम था, ना ही नागराज को। एयर कंडीशनर निकलने बने इस छेद में भारती बाहर नहीं निकल सकती, लेकिन मेरी नाग रस्सी जरूर निकल सकती है, जो कार को रोकने का रास्ता ढूंढ रही है। व्रुम। इंजन के रास्ते से बनाते हुए नाग रस्सी सड़क तक आ गई, और इधर एक भयंकर हादसा होने जाता, क्योंकि नागराज की कार एक बिजली के खंभे से टकराने के लिए बढ़ रही थी। लेकिन हादसा नहीं हुआ, क्योंकि जान लेने वाले खंभे के साथ साथ जान बचाने वाला खंभा भी मौजूद था। लेकिन कार तो बच गई, लेकिन ये दरवाज़ा अभी तक नहीं खुल रहा है। बाहर बेहद ठंड है, और ये ठंड तब तक कम नहीं होगी जब दरवाजे नहीं खुल जाते। नागराज की सोच पूरी करने से पहले ही कार का दरवाज़ा खुला, और नागराज घसीट ले। ओहो, ये मुसीबत कहाँ से आ गई। नागराज के बाहर निकलती कार का दरवाज़ा बंद हो गया। तूने ठीक पहचाना नागराज, मैं सचमुच तेरे लिए मुसीबत का रूप हूँ, और इस मुसीबत का नाम है अष्टसर्प। तड़ाक। ओहो, तो ये है सारी गड़बड़ की जड़। यह कार को अपनी भुजाओं में कसकर मरीदा बना उतरा। कार के अंदर भारतीय है। भारती को बचाने के लिए शैतान अस्तर को कार से दूर हटाना पड़ेगा, और ये तभी दूर होगा जब मैं इस कार के करीब आऊँगा। तड़। तब से कार अचानक दूर हटी, और वो समझा इसका कार गाड़ी का ठंडा होना। ज़्यादा ठंड से सर्पों की हृदय गति कम होने लगती है, और खून का दौरा भी रुकने लगता है। अगर ये कार ज़्यादा देर तक लपेटे रखता है तो इसके मरने का खतरा उत्पन्न होता है। लेकिन चलो, इसकी खतरा जो भारती के लिए पैदा हो रहा था वह तो दूर हुआ। धड़ाक। मगर भारतीय भी बर्फ़ के नीचे दबी हुई फ्लैश पाएगा। शिकार स्थिति से निकलना है तभी संभव है जब मैं इस सर्प से छुटकारा पा लूँगा, और इसके लिए मुझे बस अपने विष की मात्रा इसके शरीर में पहुँचानी होगी। पर यह गैस की सख्त त्वचा मेरे विषदंत को नहीं भेद पा रहे हैं। मेरे शरीर के उन हिस्सों पर अचानक जलन हो गई जहाँ सर्प ने अपनी भुजाओं से मुझे जकड़ रखा है। कहीं ये मेरा रक्त चूसने की कोशिश तो नहीं कर रहा। फ्रास्ट बाइट। बर्फ़ के कारण शरीर का गलना। मेरी शारीरिक शक्ति इसकी भुजाओं को मेरे सही से अलग नहीं कर पा रही, और इसके सही से अलग होने के लिए मुझे अपनी नाग शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा। नाग रस्सी के रूप में नागराज के सही से निकले सर्प स्तर की भुजाओं में कस गए, और इस नाग रस्सी के दूसरे छोरों पर अलग स्थानों पर पकड़ बनानी शुरू कर दी, और एक मजबूत झटके के साथ ही सर्प की भुजाएं नागराज की सही से अलग हो गईं। वह सर्प सेना ने आखिरकार अपना काम कर ही दिया। सर्प रस्सियाँ ज़्यादा देर तक सर्प को बांध कर नहीं रख पाई। चिया। देखते देखते सर्प रस्सियाँ अदृश्य हो गईं। ओह, ये तो आज़ाद हो गया। मेरी सर्प सेना भी अदृश्य हो गई है। पर कहाँ, मैंने तो उसे वापस बुलाया। ओहो, इसके रोम छिद्रों के अंदर घुस रहे हैं। मुझे ध्यान आ रहा है कि ये सर्प भी गायब हो चुके हैं, जिनको मैंने कार में रोकने के लिए भेजा था। धाड़। यानी कोई मेरी शक्तियाँ चुरा रहा है। इस सवाल को बाद में सोचूंगा, फिलहाल तो मुझको इस सर्प नाम की मुसीबत से बचने का रास्ता खोजना है। तड़ाक। इसको रोकने का तरीका समझ में आ रहा है। जब इस कार का लॉक फिर से लॉक ना लग गया होगा, बन गया काम, दरवाज़ा खुल रहा है। अब मैं इस कार में प्रवेश करूँगा, ये मेरे पीछे पीछे जरूर आएगा, लेकिन उतनी देर में मैं दरवाजे से भारती को बाहर निकाल कर इधर का दरवाज़ा बंद कर दूंगा। बेहोश भारती को यहीं पर छोड़कर तेज गति से पीछे इस कार को अंदर धकेल कर दरवाज़ा बंद कर दूंगा। नागराज का उपाय काम कर गया। थम। कहानी 19वें पृष्ठ से जारी। अचानक ही असमान ठंड से ठंडे तापमान पहुंचने का स्तर और रक्त का दौरा भी कम पड़ने लगा। तुम ठीक तो ना भारती? हाँ नागराज, लेकिन अभी सारा बदन सुन्न पड़ा हुआ है। नागराज जब मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही एक आवाज़ ने रोक दिया। आर यू ऑल राइट नागराज? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इस महिला को डॉक्टर की तुरंत ज़रूरत है। इनको इलाज पहुँचाने का इस्तेमाल। रुक जाओ, दरवाज़ा मत खोलो। लेकिन आवाज़ सुनने से पहले दरवाज़ा खुल चुका था, और उस वक्त नागराज चौंकने वाला था। आए, इसके अंदर इतनी बर्फ़ कहाँ से आ गई? कार खाली है, सर्प कहाँ गायब हो गया? तंत्र शक्ति से बना सर्प तो गायब हो चुका था। क्या तुम ठीक हो नागराज? लेकिन उस कार के नीचे गटर में समारी उस भयंकर नाग को कोई नहीं देख सका, जो उस पूरे युद्ध को छुप कर देख रही थी। या शायद था कामयाबी। हा हा हा। और फिर हॉस्पिटल में मिस भारती अब कैसा? घबरा रही थी। घबरा तो उस वक्त मैं गई थी मिस्टर पहलजा, किंतु एन वक्त पर नागराज आ पहुंचा मेरी जान बचाने के कारण। नागराज? आपने नागराज को देखा है मैडम भारती? मिस्टर राज को अगर मैंने स्टूडियो के लिए वीडियो लेने के लिए पहले ही कार से ना उतार दिया था तो उस वक्त मेरे साथ होते, तब शायद नागराज की इनसे ही मुलाकात हो जाती। मैं इनके बारे में ऑफिस स्टाफ से सुन चुका हूँ। अच्छा हुआ ये उस वक्त आपके साथ नहीं थे मिस भारती, वरना इनकी सेहत के लिए सब ठीक ना होता। शायद मिस्टर पहिया ठीक कह रहे हैं। अच्छा मैडम भारती, मैं चलूँगा, क्योंकि मुझे मिस निशा के साथ लेकर अंग्रेजी फिल्म स्नेक स्ट्राइक की प्रीमियर पर लोगों को विचारों की फिल्म जानने के लिए इसे चैनल पर टेलीकास्ट करना है। ओके मिस्टर राज, आप जाइए।
राज के वहाँ से जाने के बाद आपने मिस्टर राज को बहुत मुँह लगा रखा है मिस भारती। मेरे विचार में ऐसा नहीं करना चाहिए। नौकर को नौकर का ही दर्जा मिलना चाहिए। मेरे विचार में ऊंच नीच का भेदभाव पैसे का कारण है, वरना इंसान दूसरे इंसान से मालिक नहीं हो सकता। दिखने में इस समय राज बिल्कुल समान था, किंतु नागराज के रूप में मस्तिष्क में कई प्रश्न खलबली मचाए थे। कार के तापमान में आश्चर्य रूप से कम होने के पीछे क्या करता? सैकड़ों सर्प सैनिक कहाँ गायब हो गए? सर्प के मुझ पर हमला करने का षड्यंत्र क्या था? कौन हो सकता है षड्यंत्र के पीछे? मगर इनमें से भी किसी प्रश्न का उत्तर उसे नहीं मिल रहा था, और ऐसा भी नहीं था कि इन प्रश्नों के उत्तर उसे मिलने नहीं थे, जल्दी मिलने थे, मगर कुछ व्यवधान आने भी बाकी थे। जल्दी करो भाई, फिल्म शुरू हो चुकी है। राज, आज सुबह पूरे स्टाफ ने तुम्हारा जो मजाक उड़ाया मुझे अच्छा नहीं लगा। हकीकत में मैं सांप से बहुत खौफ खाता हूँ निशा। बचपन में कैचुए को सांप का बच्चा समझकर मैं इतना डर गया कि रात भर ना खुद सोया ना मम्मी पापा को सोने दिया। सुपरमैन स्नेक स्ट्राइक, अब हिंदी में डब। तुमने बाद में मजाक टाल दी राज, मजाक में ही टाल दिया। मेरे विचार में तुम्हें सारा ध्यान फिल्म पर केंद्रित करना चाहिए। फिल्म से संबंधित सवाल शो पूछने के बाद जो दर्शक पूछने वाले हैं, वह हमारी रिकॉर्डिंग यूनिट एकदम तैयार खड़ी है। राज, कैसा विचित्र प्राणी है मकड़ा सर्पी। मकड़े मानव के सर्प का मिला जुला रूप, और वह अभी मेट्रोपोलिस को तबाह करने आ गया। सुपरमैन इसे रोक पाएगा कैसे? सावधान हो जा मकड़ा सर्पी, इस एरोसेल गन से तू बच नहीं पाएगा। इससे पहले कि सुपरमैन कुछ कर पाता, हॉल के कोने बैठे उस रहस्यमय किरणें फ्लैश पर हेडधारी धन से दर्शक ने छूटकर सिनेमा हॉल के परिसर कराई, और एक जैसा आदर्श जिंदा हो गया। ये क्या बिना स्पेशल 3D चश्मे के मुझे फिल्म 3D में कैसे दिखाई दे रही है? तो वाकई ज़बरदस्त तकनीक से बनी फिल्म लगती है। हैरान दर्शकों में समझ गई ये रहस्य जरा देर से उजागर होना था, मगर नागराज की सरपिंदी उस टाइम दे चुकी थी। राज, ये मकड़ा सरपी तो मैं जरा टॉयलेट होकर आता हूँ निशा। 3D आयामी जल्दी रहस्य नहीं रह गया है। मकड़ा सरपी तो जिंदा हो रहा है, भागो। भागो या ना भागो मच्छरों, मकड़ा सरपी को तुम लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मकड़ा सरपी तो किसी और को ढूंढ रहा है। आहा आहा, नागराज, मुझे तेरा इंतजार था। मेरा इंतजार? वो सीन जिंदा होने का रहस्य वही समझ में आ गया। इसका निशाना मैं ही हूँ, यानी नागराज। अब तू देखेगा मकड़ा सब्जियाँ। खैर, ओह, इसने ही मुझे वैसे चिपचिपे धागों में जकड़ लिया है जिसने मकड़ी अपना जाल बुनती है और अपने शत्रुओं की प्रत्येक गतिविधि में नजर रखता था। निश्चित रूप से यहाँ मुझे कामयाबी मिलेगी। ये तलवारों से मुझे काटने की ओर बढ़ रहा है। अगर मैंने अपने नागसेना का प्रयोग न किया हो तो हो सकता है मेरे सब सैनिक इसे पकड़ लें, मगर इस तक पहुँचने के बाद से मेरे बहुत से नाग सैनिक इस तलवार से कट सकते हैं। मुझे खुद ही कुछ करना होगा, यानी मकड़ी की जालों को काटना होगा, और इसके लिए सब काम मेरे बड़े आराम से कर सकते हैं मेरे नागफनी सर्प खच्च। ओह, बिल्कुल ठीक समय पर भी, अन्यथा मकड़ी सर्पों की तरह तलवारें मुझे किसी न किसी अंग में मेरे सही जोड़ कर देती हैं। साए साए खच खच हाउ। ये नागफनी सर्प नागराज जो खजाना सीरीज के दौरान मिले थे। नहीं पढ़े तो खजाना सीरीज जरूर पड़ी है हमारे चैनल में, नागराज कॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके। हाँ, साए सट्ट। सबसे पहले मार्शल आर्ट के स्नेक आर्ट का प्रयोग करता हूँ। इस हाथों से धारदार शस्त्र गिराता हूँ, तड़ तड़ाक। मगर सिर्फ शस्त्र गिराकर काबू में नहीं किया जा सकता, क्योंकि चिपचिप पदार्थ छोड़ रहा है। इसकी मात्रा पहले से बहुत ज़्यादा है। मुझसे सिर्फ ना बचना है, बल्कि छोड़ने होंगे कुछ सांप जो कि नावी वाले क्षेत्र पर जकड़ लें। चिपचिपे जाल मुझसे पर बरसा रहा है। नागफनी सर का प्रयोग इसके जिस्म के टुकड़े करने के लिए करता हूँ, मगर ये क्या नागफनी सर काट पाने में असमर्थ हैं, और एक गायब भी हो गए, और साथ ही वे सब सैनिक गायब हुए नाभि से बने थे। नागराज, अब तेरा बुरा हाल करने वाला हूँ मैं, मगर इससे पहले ख़त्म करने के लिए मेरे पास अभी भी है विश्वंकार। फू। हाँ, तेरी आखिरी ताकत का इस्तेमाल भी तुझे मेरे हाथों मरने से नहीं बचा पाएगा नागराज। छोड़ जितनी चाहे विश्वंकार। मेरी विश्वंकार का इस पर कोई असर नहीं हो रहा। फू। किंतु इसे ख़त्म करने का कोई ना कोई तो रास्ता होगा। मुझे शुरू से तुरंत इस अपनी अभी तक इस मुठभेड़ के बारे में सोचना होगा। शायद मैं इसकी कमजोरी ढूंढ सकूँ। फिल्म चल रही थी जब वह सीन आया इसमें एरोसेल गन की क्लोजअप शॉट सेकंड ने छूटी थी, जब यह मकड़ा सरपिएगा 3 आयामी को जिंदा उठा था। अगर मैं ठीक सोच रहा हूँ, इसे ख़त्म करने वाली का तरीका शायद सिनेमा हॉल के अंदर मिलेगा। मुझे वापस वहीं जाना होगा। शैतान मकड़ा सरपी, मेरे अनुमान के मुताबिक मेरा पीछा करते हुए इस टूटे हुए हॉल रास्ते अंदर आ गया है, जहाँ से वो बाहर निकलना था। मेरा दूसरा अनुमान भी सही था। प्रोजेक्टर ऑन है, लेकिन फिल्म रुकी हुई है, और स्क्रीन पर वह सीन भी है जिसमें शैतान बाहर आया था, और स्क्रीन में एरोसेल गन भी थी, जो शायद अब इस गन भी सीन से गायब है। मतलब एक ही हो सकता है कि यह मकड़ा सरपी के साथ साथ गन भी जिंदा हो चुकी है, पूरा सीन भी एक साथ जिंदा हुआ होगा। और ये रही एरोसेल गन सीन के ठीक नीचे गिरी हुई है। सुपरमैन से इस हथियार से ख़त्म करने जा रहा था। अगर इस हथियार को फिल्म में शैतान खत्म हो सकता है, वास्तविकता में जरूर होगा।
अब हथियार हाथ में था, दुश्मन सामने, देर करना कहाँ की बुद्धिमत्ता थी। इस मकड़ा शरीफ के साथ सब कुछ खत्म होना चाहिए। सारा मेरा सूचना सीन लिखा, मकड़ा सरपी और एवसेल दोनों गायब हैं। पर्दे पर फिर वही सीन उभर आया है। लेकिन इसको नागराज का दुर्भाग्य कहें या वहाँ छिपी नागिन जो उसकी निगाह से बच गई थी, कामयाबी, हा हा। और उसके सायों के होठों पर थी एक बहुत ही कुटिलतापूर्ण सफलता की मुस्कान। इस हादसे से नागराज की जन्म में खलबली मची थी। एक के बाद एक अस्सार पर मकड़ा सर्पी के हमलों ने सिद्ध कर दिया है कि इन दोनों घटनाओं का आपस में संबंध जरूर है। और अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से इन दोनों घटनाओं के पीछे एक ही व्यक्ति का दिमाग है, किसी ऐसे व्यक्ति का जो मुझे अपने दुश्मन समझ लेना चाहिए। किंतु फिलहाल मेरा दुश्मन अपने दोनों मोर्चों में मात देने में सफल हो गया है। तो भी वो तीसरी चेष्टा अवश्य करेगा, मगर इस बार शायद वो मुझ तक ना पहुंच सके, बल्कि हो सकता है मैं उस तक पहुंचूँ। राज, ओह राज, तुम कहाँ चले गए थे? तुमने मकड़ा सरपी से नागराज की फाइट मिस कर दी। वैसे हमारे स्टाफ ने कुछ दृश्यों को शूट कर लिया है। मैं टॉयलेट से निकला तो मकड़ा सरपी को देखकर वापस टॉयलेट में घुस गया था, और सिनेमा हॉल से कुछ दूर पर उस रहस्यमय हेडदारी ने किया, ए भैया सामने से हटो, मुझे कूड़ा गटर में गिराना है। अरे वो भैया कान नहीं है क्या? फिर कोट कॉलर हटाओ और मेरी आवाज़ सुनो, मुझे कूड़ा गटर में अक्क। सफाई कर्मचारी ओवरकोट जमीन को, सांप कोट में सांप, इसको सहयोगी नहीं तो और क्या कहेंगे। इसी वक्त उस इलाके में पूरे शहर नागराज के नागों में मैंने दृष्टि देख लिया। कुछ गड़बड़ लगती है, मुझे इन दोनों नागों के पीछे आना होगा, पर पहले मैं नागराज को मानसिक संकेत भेजकर यहाँ पर बुला लूँ। नागराज के राज के रूप में घटनास्थल पहुंचने ही जासूस सर्प कटर के आगे कहीं गायब हो गए। क्या हुआ भाई, तुम घबराए हुए कुछ क्यों? मैंने कोट पहने टोप पहने सांप देखे, यहाँ कुछ गड़बड़ है, तुम भी भाग लो। मैं अगर भाग जाऊंगा तो उस मुसीबत से कौन उठेगा? तुम बिना डरे मुझे सारी बात बताओ। फिर उस सफाई कर्मचारी के मुंह से जो हादसा, नागराज के दिमाग में कई सवाल उमड़ गए। निश्चित आज रात उसको नींद नहीं आनी थी, और कुछ लोगों को भी आज नींद नहीं आनी थी। यक्ष राक्षस गरुड़कंठ के आशीर्वाद से उत्पन्न विषकन्या अपने सर्प मानवीय वाले रूप में लौटाओ। देखो मैंने महानगर के बगल में हूबहू यज्ञ स्थल जैसा वातावरण बनाया ताकि तुम उसको अपना घर ही महसूस करो। चेहरे पर रोष भाव के पौंडी थी विषकन्या। विषधर, तुमने उसी वक्त नागराज पर हमला करने का आदेश क्यों नहीं दिया जबकि मकड़ा सर्पी को खत्म करने के बाद नागराज सफल हो गया था और मैं नागिन रूप में छुपकर उसकी विश्वकार को भी सोख चुकी थी? वह इसलिए क्योंकि मैं नागराज की मौत की जंग में महानगर किसी आदमी का विधान नहीं चाहता था, और अगर तुम वहीं पर नागराज पर हमला करती, निश्चित रूप से महानगर के कानून के रखवाले तुम्हारे काम में रुकावटें पैदा कर देते। फिर मैं चाहता था कि नागराज की मौत से पहले तुम मेरी नागराज की दुश्मनी की वजह जान लो, ताकि तुम नागराज को उसकी मौत की वजह बता सको। नागराज से तुम्हारी क्या दुश्मनी है विस्तर? हाँ, ये उपयुक्त अवसर है तुम्हें नागराज से अपनी दुश्मनी की वजह बताने का। विस्तर का चेहरा नागराज के प्रति प्रतिशोध के जहर से काला पड़ने लगा। नागराज से मेरी दुश्मनी उस वक्त हुई जब कहानी तक्षक नगर से शुरू होती है, जहाँ से राजा तक्षक और उसकी पत्नी ललिता निसंतान होने के बाद दुखी थे। किंतु रानी के निसंतान होने का दुख राजा के हमशक्ल भाई नागपाशा की पसंद का था, क्योंकि उसने चाहिए था तक्षक नगर का राजपाट और राज खजाना। किंतु तभी चमत्कार हुआ। देव कालजयी के वरदान से रानी ललिता गर्भवती हो गई। नागपाशा भला राजा रानी की खुशी कैसे बर्दाश्त करता, उसके षड्यंत्र के फलस्वरूप रानी ललिता को देव कालजयी कोप का भजन पड़ना पड़ा। लेकिन अब क्या हो सकता था? फुस। इस दुख से दुखी होकर राजा तक्षक ने देव कालजयी के समक्ष अपनी जान देने उतारू हो गए। देव कालजयी पसीजे और अपनी सारी विष रानी के बल पर बालक के घर में शरीर में केंद्रित कर दिया, जिससे रानी के प्राण तो बच गए मगर बालक मृत पैदा हुआ। दुष्ट नागपाशा की योजना पता चलते ही राजा तक्षक ने राजा खजाने के राज खजाने की राज जोशी वैदाचार्य द्वारा बनाए गए तिरस्म में सुरक्षित भेज दिया। देव कालजयी के अवसाद से विकृत और संयोग घटी दुर्घटना से अमर हो चुके नागपाशा ने खजाना हाथ से निकलने की वजह से आग बुलाकर राजा तक्षक राज व रानी ललिता की हत्या कर दी। खचाक। उससे पहले राज परिवार द्वारा मृत पाया बालक उस नदी की लहरों में सुपुर्द कर दिया गया, और मृत बच्चा मीलों लंबा सफर करके अज्ञात स्थान पर पहुंचकर रुक गया। किंतु बालक चूंकि देव कालजयी के वरदान से पैदा होता उसी के हिसाब से मृत था, और इस समय ना मृत था ना जीवित उस समय, यानी वह बालक का शरीर सड़ी ना तो बालक का शरीर सड़ रहा था ना जीवन की कोई प्रतिक्रिया हो रही थी। इच्छा ही सांपों का द्वीप नागद्वीप, जिसे नागमणि द्वीप जिसे नागद्वीप भी कहा जाता है, उन दिनों नागद्वीप के राजा सर्पमल राजा मणिराज का विवाह कुछ ही समय व्यतीत हुए थे। किंतु एक दिन देव कालजयी ने मणिराज के सपने में दर्शन देकर उस बालक के विषय में बताया। बस मणिराज, तुम्हें भारतनगर के जंगलों के बीच बने एक मंदिर में बगल में तापसी नदी की झाड़ियों में फंसे एक नवजात शिशु को नागद्वीप लेकर आना है। तुम उसका उपचार करना होगा। उस अद्भुत स्वप्न में देखने के बाद मणिराज हड़बड़ा उठे। उन्होंने सारा वृत्तांत रानी मणिका को सुनाया, जिसे सुनने के बाद देव कालजयी का आदेश का अविलंब पालन करना होगा। महाराज ठीक है, मैं महामंत्री को भेजने की व्यवस्था करता हूँ, परंतु रानी इस बात का जिक्र से ना करना। पता नहीं देव कालजयी के शिशु को नागद्वीप क्यों ला रहे हैं। यह तो उनको स्वयं भी ज्ञात होगा कि नागद्वीप किसी भी भिखारी व्यक्ति के लिए निषिद्ध है, चाहे वह शिशु ही क्यों ना हो।
अगर देवकाल जी का आदेश है साधारण बालक नहीं हो सकता, जरूर देवकाल जी के हुक्म को वरदान के रूप में भेजा है। हमारे पास कोई संतान नहीं है, परंतु इस बार से मैं सहमत हूँ कि इस बात की फिलहाल अत्यंत गुप्त रखना ही उचित है। काश महात्मा कालदूत इस समय समाधि में लीन न होते, तो इस समय उस विचार विमर्श करना ही संभव नहीं है। बताइए, उन दिनों यात्रा के पश्चात महामंत्री देवकाल जी के बताए स्थान पहुंचे। ओह, यह तो मत लग रहा है, ना ही सांस चल रही है, ना दिल की धड़कन। और जब महामंत्री शिशु को लेकर नागद्वीप पहुंचे, द्वीप के निज स्थान पर महारानी स्वयं उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज, इसे जल्दी शीघ्र लेना होगा, मैंने गुप्त रहने की सारी व्यवस्था कर दी है। अब इसको निश्चित स्थल पर लेकर जाते हैं महामंत्री, परंतु अब एक दासी को राजवैद्य के रूप में तुरंत उत्तरी सिरे पर बनी पहाड़ी पर ले जाइए, निश्चित स्थल पर। यह जो आज्ञा महाराज। महामंत्री ही राजवैद्य को तुरंत ही राजवैद्य को लेकर रवाना हो गए और वह तुरंत मैं निश्चित क्षेत्र एक गुफा। इस बालक के अंदर तो महात्मा कालदूत के विष से भी जाते जहर मौजूद है। इसका क्या अर्थ हो सकता है राजवैद्य? एक ज्ञाति राजन, इस बालक के अंदर देवकाल जी का विष मौजूद है। हो शायद इसलिए देव ने ऐसी आज्ञा दी थी, और अगर देव ने ऐसी आज्ञा दी है तो इस शिशु का इलाज अवश्य हो सकता है। कोई आश्वासन नहीं, मैं ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे सकता, परंतु उसका इलाज आराम कर सकता हूँ। देव ने चाहा तो बालक अवश्य ठीक होगा। राजवैद्य ने शिशु की चिकित्सा आरंभ की और वर्षों पर वर्ष बीतने लगे। शिशु पर तो चिकित्सा को असर होता दिखने था, परंतु यह समय था विश्वास और धैर्य रखने का। और धैर्य की मैं मुझ में कुटकुट बढ़ता, मुझ में यानी राजनीतिक विस्तार में। नागद्वीप के राज सिंहासन पर कब्जा करने के लिए मुझे उस वक्त की प्रतीक्षा करनी होगी जब मुझे केवल महात्मा कालदूत की तरफ से खतरा था, क्योंकि मुझे केवल उनका जहर मार सकता है। खैर, इसका कोई ना कोई रास्ता मैं निकाल ही लूँगा। फिलहाल तो मैं यहाँ पता करने आ गया महाराज ने नागद्वीप के इस हिस्से को निश्चित क्यों कर रखा है, और राजवैद्य को लेकर आकर महाराज रोजाना यहाँ क्या करने आते हैं। राजवैद्य का उपचार धीरे रंग रहा था। महाराज, बालक के शरीर का विष का नीला रंग हरित रंग में परिवर्तित हो रहा है, यानी देवकाल जी के प्रभाव से हमारी कोशिश सफल हो रही है। इसके शरीर का विष इसकी हड्डियों में सोखना आरंभ हो गया है। क्या ये सच है राजवैद्य? और उस समय मणिराज के चेहरे पर क्या बात है महाराज, आप बेहद प्रसन्न है। हाँ रानी मणिका, 40 वर्षों से हम संतान की इच्छा मिली है मन, परंतु भाग्य को मंजूर नहीं था संतान नसी, किंतु नागद्वीप में हमें नागद्वीप का उत्तराधिकारी मिल जाएगा। जी हाँ, 40 साल ऐसे गुजरे थे नागराज के यहाँ नागद्वीप में। पाठक ये कृपया ये देखकर भ्रमित न हो कि 40 वर्षों के पश्चात भी राजा नागमणि और नागद्वीप के अन्य वासी वृद्ध नहीं होते। इच्छाधारी नागों की आयु मानवों के मुकाबले बहुत धीमी गति से बढ़ती है, और नागराज भी 40 वर्षों तक नागद्वीप में ही था। देवकाल जी के आशीर्वाद से उस बालक के रूप में इसे जीवित होने की आस में पूरे 40 वर्ष हम प्रतीक्षा बद रहे हैं, और हम निश्चित है कि जीवित होने के बाद नागद्वीप का वारिस वही बालक होगा। आपने तो हमारे मुँह की बात छीन ली महाराज। उस वार्तालाप में नागद्वीप के परतें रहस्य की परतें मस्ती खुलती है। वो तो नागद्वीप में निश्चित उस बालक को उपचार किया जाए जो नागद्वीप का वारिस तैयार किया जा सके। उसी रात मणिराज और रानी मणिका के सपनों को धूल मिलाने निश्चित में पहुंचा। आप रास्ता नहीं भेजते, यहाँ तुरंत चले जाइए, अन्यथा विवश होकर हमको हिरासत में लेना होगा। मूर्ख, मैं यहाँ खाली हाथ लौट जाने के लिए नहीं आया हूँ, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारे प्राण क्यों न लेना पड़े। मैं नागद्वीप के सभी कानूनों का भंग कर निश्चित में प्रवेश किया, उस बालक तक पहुँच गया। हाँ, अब यह बालक कभी जीवित नहीं होगा। अब मैं अपने हाथों से ख़त्म करके देवकाल जी दुश्मनी तो मोल नहीं ले सकता, लेकिन मैंने महामंत्री को नागद्वीप तक ले जाकर नौका चलाने करने स्थान पूछ लिया मैं जहाँ से बालक को लेकर आया था। अब मैं बालक को स्थान पर छोड़ूंगा जहाँ बालक बगैर इलाज के ही मर जाएगा। मेरा सोचना जरूर गलत रहा होगा, किंतु बाद के घटनाक्रम में हो चुका था शिशु मरा नहीं था, बल्कि मेरे जाने के बाद कुछ ही समय में जीवन का संचार हो गया और राजवैद्य का इलाज काम कर गया। लेकिन नागवणी में ऐसा कोई नहीं था जो जानता था। बालक गायब हो गया जानकर रानी चकरा गिर पड़ी। कम से कम सोच मैंने ये लगा था, सच्चाई कुछ और थी। बधाई हो महाराज, महारानी मामलने वाली हूँ। क्या सच राजवैद्य? मेरे लिए बुरा समाचार था। यह नहीं हो सकता, मेरी इतनी मेहनत दुनिया में सकती। मैं जब बच्चे को जन्म नहीं लेने दूंगा। मैंने एड़ी छोटी का जोड़ लगा दिया, लेकिन होनी को रोकने का योजना विफल हुई। उस समय रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, इसका नाम रखा गया विसर्पी। ये हुआ था विसर्पी का जन्म। उम्मीद की सारी किरणें बुझ चुकी थी, मेरी सिर्फ एक किरण बाकी थी, उसके लिए नागद्वीप के निर्देश। अब मुझे करना होगा एक महायज्ञ, ताकि मैं रक्षा दरण कंड को प्रसन्न कर सकूँ। महायज्ञ शुरू हुआ, जिसके पूर्ण होने के वर्षों लग रहे थे। महायज्ञ के दौरान में नागराज के नागद्वीप पर आगमन और नाग सम्राट बनकर बैठने नागद्वीप के वारिस विषप्रिय के मृत्यु का पता चला। और तब एक दिन मुझे यह पता चला कि नागद्वीप की एक नाग नागराज का दुश्मन बन गया। ये मेरी अच्छी बुरी खबरों की तरह खबरें थी, किंतु मैं यज्ञ पूरा करने तक चुप रहना था। फिर मैं पूरे 25 वर्षों के पश्चात, उस समय मेरा महायज्ञ पूर्ण होने की अवस्था में था, वायु में अचानक किसी और प्राणी का अंत आ रही है, किसी ने इस द्वीप पर कदम रखा है। महायज्ञ पूर्णतः गुप्त था, इसलिए मैंने भनक नहीं लगने मेरा निश्चित था। उस वक्त पति चलते ही नहायत अवस्था जो कि नेत्रहीन बूढ़े के रूप में था। मेरी ज्योतिष गणना के अनुसार नागराज के अज्ञात 40 वर्ष 63 डिग्री अक्षांश 9 डिग्री देशांतर पर स्थान बुझे हैं, जो शायद स्थान के बहुत निकट है।
ये नेत्रहीन बूढ़ा नागराज को जानता है। ठहरो, अगर तुमने फ़ौरन मुझे नहीं बताया कि तुम कौन हो तो यहाँ क्यों आए, मैं तुम्हें प्राण हल लूँगा। मेरा नाम वैदाचार्य है, अगर तुम इस द्वीप पर रहते हो तो मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। वैदाचार्य ने मुझे बताया नागराज के विषय में, और जो कुछ उसने मुझे बताया है वह मेरे भविष्य के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। इसके मुताबिक नागराज की बालकी से 25 वर्ष पूर्वी नदी की नहरों के लिए हवाले कर दिया था। इसका मतलब वह मृत बच्चा न सिर्फ जीवित है बल्कि नागराज के रूप में नागद्वीप पर एक बार कदम रख चुका है। जी हाँ, जब विषधर ने नागराज को वहाँ पे छोड़ा था झाड़ी में, तो वहाँ से फिर उसे किसी बाबा ने उठाया था, मंदिर ले गया, फिर वहाँ से नागमणि ने उसे लिया। नागमणि ने उसे फिर आतंकवाद का हथियार बनाया नागराज के रूप में। फिर बाद में गुरु गोरखनाथ ने उस नागराज को ठीक कर दिया और बन गया नागराज, मानवता का दोस्त। और अगर इस हकीकत का पता कालदूत को चल गया, संसार कोई भी शक्ति नागराज को दोबारा नागद्वीप का सम्राट बनने से रोक सकती। तुम क्या सोचने लगे? हो सकता है तुम्हारी विसर्पी का विवाह भी नागराज से कर दिया जाए। यह तो मुझे तुम्हारे अलावा किसी प्राणी का एहसास नहीं हो रहा। तुम अवश्य के आसपास किस द्वीप से विशेष प्रयोजन से मौजूद हो सकता है मुझे इस द्वीप की तलाश हो सकता है वह द्वीप नागद्वीप हो। अंधे बूढ़े, यह सब जानकारी मुझ तक पहुँचाने के लिए शुक्रिया। तुम उस नागद्वीप के बेगुन निकट हो जहाँ नागराज के मृत बालक के रूप में पूरे 40 वर्ष गुजरे, और मैंने ही निर्जन मंदिर के पास तब उसे एक निर्जन मंदिर के पास नदी में पहुँचा दिया था जहाँ से वो शायद बच गया था। मगर राजतांत्रिक विस्तार तुम्हें नागद्वीप तक पहुँचने के लिए जिंदा नहीं छोड़ेगा। असावधान वैचार को मंत्रणा की मामूली सी किरण नहीं हवा में उछालकर समुद्र में फेंक दिया, और मेरी आंखों के सामने दूर लहरें बहा ले गईं। और मेरा उस वक्त पीछा करने का वक्त नहीं था, क्योंकि मुझे यज्ञ कुंड में डालनी थी अंतिम आहुति। और यक्षराज गंगा प्रकट हुआ, और मैंने महात्मा कालदू की विस्की कार्ड के अलावा नागराज के जिसमें मौजूद देवकालजयी के विस्की कार्डों में रक्षास ग्रहण करा, क्योंकि महात्मा कालदू सूरत में हमारे मार्ग में नहीं आएंगे, जबकि विसर्पी मेरी तन शक्ति के बल पर पैदा किए गए किसी भी शक्तिशाली युवक की पत्नी बन जाए। उस सूरत में मैं तुरंत ही एक राजा बन जाऊंगा, क्योंकि मराठा को उत्तराधिकारी नहीं होकर कालदूत को उसके दामाद का उत्तराधिकारी चुनना होगा, जिसकी नकेल मेरे हाथों में होगी। विषधर, तुमने आरंभ में कहा था महानगर में नागराज को मौत देने पर कानून के रखवाले विधान उत्पन्न करेंगे। तब फिर तुम उसे कहाँ मानना चाहते हो? यहीं इसी जगह पर विषकन्या। क्या मतलब नागराज का भेजा है जासूस सांप, ये हमारा पीछा करता हुआ यहाँ आया, कचड़ कचड़ कचड़, और इसने जब मानसिक संपर्क स्थापित करके अभी अभी यहाँ पहुँचा है। खुद नागराज नागद्वीप के राजतांत्रिक विषधर के सामने विषकन्या के हाथों मरने, हा ओहो, इसने सब सैनिक को मार डाला। यह नागराज का दुर्भाग्य कहना होगा कि उसने उस स्थान पर उसी वक्त पहुंचा जब विषधर सारी कहानी विषकन्या को सुना चुका था। आखिर में सही व्यक्ति तक आई पहुंचा इसके तीसरे हमले से पूर्व। लेकिन नागद्वीप का तांत्रिक विषधर राजकुमारी विसर्पी और राजपाल का खास विश्वास पाता है। मुझे क्या मानना चाहता है? इसे विसर्पी ने भेजा, मगर वह ऐसा क्यों करेगी? एकाएकी नागराज का कठोर होता चला गया। विषधर, अब तुम मुझे बताओगे अपनी तंत्र विद्या का गलत इस्तेमाल करके तुमने सर्प और मकड़ा सर्प की जगह मुझे मारने की चेष्टा क्यों की? जवाब में विषधर से विशाख ठाक लाया और चेहरे तरह, उस वक्त मैंने तुझे मारने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि उस वक्त मैं तो विषकन्या की मदद कर रहा था। हाँ नागराज, मैं विषकन्या और तेरी मित्र हूँ। ओह, मेरे सर्प फिर गायब हो गए। गायब होने के लिए जल्दी सर्पों का रहस्य समझ में आ रहा था। विषकन्या सांप कैसे छोड़ रही है? ओह, ये नागफनी सर्प है। हाँ, हैरान हो गया ना नागराज? ये देव कालजयी के परम शत्रु कर्ण द्वारा यह कर्ण से उत्पन्न हुई नागराज। इसके अंदर तेईस शक्तियों को सोखने की क्षमता है, और मेरे अंदर पहले दो हमलों किया था, यानी जिन शक्तियों का इस्तेमाल तूने इस पर किया था उसने अपने अंदर सोख लिया, और अब ये तुझसे मुकाबला का टक्कर होगा। नागराज की समझ आ गया सर्व शक्तियों के गायब होने का रहस्य, मगर तब तक देर हो चुकी थी। बचने की कोशिश मत कर नागराज, वरना तेरी मौत दर्दनाक होगी। शांति से खड़ा रहा, मैं तुझे खड़े रहेगा तो मैं तुझे आसान मौत दूंगी। ओहो, ये मेरी विश्वकार का प्रयोग मुझ पर ही कर रहा है। किसी भी जहर का काम होता है उस रक्त कणों को प्रभावित करना, जो शरीर को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो भला नागराज पर अपनी विश्वकार का असर घातक कैसे होता? मेरा दम घुट रहा है, मेरी सांस रुकती सी महसूस हो रही है। मैं इसकी शारीरिक शक्ति से नहीं जीत पाऊंगा, क्योंकि एक तो सर्पों के शरीर से निकल जाने के कारण शक्ति वह क्षीण हो गई, और ऊपर से विश्वकार में दम घुट रही है। वैसे भी अगर मैंने ये शक्ति का प्रयोग इस पर किया तो ये शरीर को सोख कर वापस का प्रयोग मुझी पर कर देगी, और यानी सूरत में शक्तियों का प्रयोग इस पर नहीं बल्कि खुद पर करूँगा। हे देवकाल जी, कैसी विषम परिस्थितियाँ फंस गया हूँ मैं। उठ नागराज, खड़ा हो, विषकन्या का मुकाबला कर। तड़ाड़। अब मैं विषकन्या बाहर नहीं कर सकता, पर इसका मुकाबला कैसे करूँगा? नागराज भट्टी पर मिट्टी विषकन्या की आंखों में उछाली। विषकन्या की आंखों धूल के कण मेरे दंड पलक झपकते हटा देगा। कुछ देर में बेबस हुई थी विषकन्या, लेकिन उससे पहले नागराज सोचने पड़ती है। इन सारी बाम्बियों में ध्यान नहीं दिया। यह जरूर विषधर की तन शक्ति कारण है, लेकिन तन शक्ति को संचालित करने वाला यंत्र भी होना चाहिए। साथ साथ विषधर तन साधना से उत्पन्न हुई विषकन्या की संचालित है। वो यह रही चमकती हुई खोपड़ी हो सकती है। नागराज मुझसे बचने के तरीके सोच रहा है।
हाँ ये रहा मुझ पर तेजाब, तेरी आंखों पर ही तेरी स्नेक शायद शक्ति का और शक्ति का बारे मैंने मकड़ा शरीफ में किया था। विषकन्या कि उस बार से नागराज चेष्टा करी अपनी आंखों के निचले हिस्से पर पार करने से तिलमिला उठा। अब ये मेरा वार तुझ पर इतना विष बरसाऊंगी तेरी हड्डियां तक गलकर मिट्टी मिल जाएंगी। उफ मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा, शायद विषकन्या छोड़ी विषण टकराई, लगता है ये मेरी मौत का श्रेय लेकर ही रहेगी। विषकन्या विषफुंकार के घने कोनों में देर चीख उठी, जिसके सुनकर भयंकर अट्ठास पूरी विषकन्या का आ विषकन्या तुमने सुनी ये चीख नागराज की थी। उसकी चीख सुनकर हा हा मुझे अपने सफल उद्देश्य की सफलता का हर्ष है। नागराज की लाश बदल देगा। मगर ये क्या, ये तो नागराज ने कुछ अच्छा ऐसा पैसा मुझे डस लिया है। मगर नागराज अकिया का अक कहाँ गया अक? नागराज यहाँ है शैतान विषधर, ये तो अच्छा ही सर्प है जिसमें से ऐसे सभी सर्प नागद्वीप में होते हैं। मेरी जान बचाने के लिए जान को कुर्बान कर दी। अचानक सारा खेल बदल गया। इस बदले हुए माहौल में ठगी से लगी विषकन्या देख नहीं पाई। धड़ाक मैं जानता हूँ कि तू मुझ पर अपनी सर्व शक्तियों का प्रयोग करेगी, मगर इससे पहले ही मैं इस प्रयास पर अवरोध लगा देना चाहता हूँ। इस कीचड़ में गिरने के बाद तेरे जिस्म में सभी रोम छिद्रबद्ध हो जाएंगे और तेरे सूक्ष्म रूप से सर्व शक्तियाँ निकलनी बंद हो जाएंगी। और अब तेरे कीचड़ में उठकर खड़ी होगी, तेरे रोम छिद्रों में सर्व शक्तियाँ नहीं सोख पाएंगी। उफ नागराज के लिए जैसे जानना निहायत जरूरी था, जिसको इन वक्त पर नागराज ढाल के रूप में विश्वकन्या छोड़ी। विश्वकार अपना सारा जिस्म भुगत लिया था। आई विश्वकन्या घने कोने में चीख उठी, जिसका नाम था मेरा नाम विश्वर है, मैं और मुझे महात्मा कालदूर ने तुम्हारी विषधर से रक्षा करने के लिए भेजा, क्योंकि विषधर महायज्ञ के विषधर के उद्देश्य का पता चल गया था। महायज्ञ कैसा महायज्ञ है तो महात्मा कालदूत ने मुझे बताया नहीं, परंतु उन्होंने विश्व में ऐसी विशेषता भर दी थी कि अगर शत्रु के रक्त में प्रवेश कर जाए तो रक्त के लाल कणों की संख्या को बढ़ाकर सांद्रता पैदा करते हैं, रक्त के परिवहन में बाधा आने लगती है। उस सूरत में विषकन्या तुम्हारी छोकी गई सर्व शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती, क्योंकि सभी सूक्ष्म रूप धरे सर्प के गाढ़ेपन दलदल वहीं फंस गए होंगे। मगर विषकन्या की छोड़ी विश्वंगा जो कि तुम्हारा विषय अलग है, उसमें नहीं बचूंगा। अलविदा नागराज। इधर अपनी असफलता से बुरी तरह बेचैन उठा विषधर। विषकन्या उठो विषकन्या, तुम्हारा मकसद नागराज की मौत है। मैं अपना मकसद जरूर पूरा करूंगी, क्योंकि अभी मुझे वहाँ से ले चलो, क्योंकि अपनी शक्तियों से विश्वर की काटने के लिए मुझे देर लगेगी। उतनी देर में हमें नागराज से दूर जाना पड़ेगा। नागिन के रूप में पड़े तो विषघर चली पड़ गई विषकन्या। नागराज इस तरह इस मददगार ने बीच में अगर विषकन्या को तड़पने में विष कर दिया है, अब उस तरह महानगर के लोगों को तड़पाऊंगा जिन लोगों का तू रक्षा के उन्हीं की मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि मौत तेरे सामने खड़े हो गई है। विषधर विषकन्या के साथ सर्प रूप में बदल कर वाम भी गाया गया, लेकिन अभी आज तिल में विषधर पता नहीं कौन सा तूफान करेगा। मुझे बीच में महानगर में फैले सर्प सैनिकों का मानसिक संपर्क साधना होगा और मुझे मेरे सर्व मानसिक संदेश प्राप्त हो रहे हैं कि विषधर महानगर में चिल्ड्रन पार्क के नज़दीक पहुंच चुका है। हाँ नागराज, ये सड़क जो महानगर वासियों को बोझ रही है, जब ये इन पर बोझ बन जाए तो कितना मजा आएगा। और तब और ही मजा आएगा जब महानगर के रक्षक इस तबाही को देखेंगे मगर कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ करने के लिए उन बुलबुले से बाहर आना पड़ेगा। और मैंने तंत्रबंदी और बुलबुले को मजबूत कर दिया है, तोड़ने के लिए देव काली दांतों से पसीना आ जाएगा। ओह विषधर के तंत्रबंद बुलबुले में कैद होकर मुझे कैद कर दिया है, और मैं इन पर बबल ने मेरा दम घोटना शुरू कर दिया। इस बबल ने, क्योंकि छोटे से बड़े हुए बबल ने हवा ने सिर्फ इतने बबल जितनी है, और मुझे फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा अपने महानगर वासी के प्राणी की रक्षा के लिए। मगर कैसे, आखिर इस कैद से निकलना है, कोई ना कोई रास्ता तो होगा। रास्ता है नागराज, वो रास्ता है तेरी मौत। विषकन्या नागराज के लिए निश्चित रूप से खतरनाक पल थे, क्योंकि नागराज ने ऐसी जगह पर जहाँ विषकन्या द्वारा विश्व में छोड़ी जा सकती थी, नागराज बचने का कोई रास्ता नहीं था। विषकन्या वहीं मदद के लिए आ गई थी। वो नागिन नागराज के रूप में भेदने के आ चुकी थी। फू अब मुझे देखना है कि अपनी सांसों को तू कितनी देर तक अधिकार रख पाएगा। फू उफ सिर्फ उतनी देर जितनी सांसें रोक पाने सफल हुआ। सांस रोकने से पहले ऑक्सीजन मुक्त वातावरण में रुकी जा रही है। उफ इच्छा ही सर्प के कारण मैं कुछ देर के लिए विवश हो गई थी नागराज, किंतु अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। इस मुसीबत से बचने का एक उपाय जो मैंने सोचा है, आजमाने का समय आ गया। इसके लिए मुझे सर्प ईंधन से मानसिक संकेत भेजना होगा, जिससे मैं खोपड़ी का रहस्य जाने के लिए बाम्बी वाले स्थान पर रखी चमत्कारी खोपड़ी को छोड़ाया था। नागराज के संकेत पाती बुलबुले चीरता हुआ विषधन तक पहुंचा और सूक्ष्म रूप में विशाल रूप में बदल गया। विषधन कड़ाक और साथ ही खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए। खोपड़ी टूटते ही नागराज को आभास हो गया, उसका असर तुरंत आंखों के सामने था। हो मेरा दम घुट रहा है विषधर, मुझे यहाँ से निकालो। खोपड़ी के टूटते ही से वातावरण में विष का असर फैलने लगा है, असर होने लगा है, जिसका अर्थ है कि सारी शक्ति इसी खोपड़ी में नहीं थी। इसके टूटते ही साधारण विषकन्या बन गई है। अब शायद ये मेरी शक्तियों को भी नहीं सोख पाएगी। उसी बबल में हवा में गायब हो गया। नागराज का जिसमें हवा में लहराया और विषकन्या रूप में परिवर्तित ना सिर्फ नागिन बन गई, बल्कि नागराज के सैनिकों की पकड़ से भी छूट निकली थी। नागराज ने अपना पहला ध्यान बचाने में लगाया। विषधर की तन शक्ति का राज इसके हाथ में थमरदंड है।
जिसे मैं वो सलामत नहीं रहने दूंगा। दंड टूटते ही बाजी एक फायर नागराज के हाथ में चुकी थी। विस्तर तुझे मुझे ख़त्म करने का सपना देख अब बंद कर, क्योंकि तेरी चाई चालें उल्टी पड़ चुकी हैं। लेकिन नागराज अपनी तरफ बढ़ती चट्टानी घुसे को नहीं देख पाया। वो विषधर की लड़ाई के चक्कर में ध्यान से हट गया था। एक क्षण के चूक कला उठाने का अवसर नहीं चुका। लगता है दंड टूटने के बाद भी तंत्र शक्ति का कुछ अंश बचा रह गया है। लेकिन ये शैतान सड़क से बना है, और सड़क बनी होती तारकोल से अधिक ऊष्मा होकर फैल जाता है। तो फिर क्यों ना ये कोशिश करके देख लिया। हिस पुष्पस हिस। नागराज कलाइयों सर्प सेना निकली और सर्प टूटते वाहनों पाइप न बच्चे के सड़क पेट्रोल उतरने लगा। और अब जरूरत थी एक चिंगारी की। इस कमी को पूरा किया घटनास्थल मौजूद पुलिस की कुली ने। अगली पल सड़क का दाना पेट्रोल से भीगा और तारकोल धधक उठा। सड़क दाना तो गया, मगर विस्तार कहीं दिखाई नहीं पड़ा। लगता है अपनी सारी चालों से पिटने के हताश होकर विष कन्या को लेकर वो वापस भाग गया है। उस सर्प सैनिक भी उसकी गंध नहीं ले पा रहे हैं। विस्तर जैसे रास्ता अंत को तंत्र शक्ति के कारण शायद ऐसा हो रहा है, मगर उम्मीद है कि विस्तर अब महात्मा कालदू के डर से नागदीप भी नहीं लौटेगा, और विष कन्या जैसी शक्ति भी उसको अब दोबारा इतनी जल्दी नहीं मिल पाएगी। धप। अब जो सवाल मेरे जहन में बचा है वो ये है कि राज परिवार का विश्वास होने के बाद भी विस्तर ने विष कन्या के साथ मिलकर मेरे प्राण लेने की कोशिश क्यों की। अब अपने सवालों का जवाब मैं भविष्य में विसर भी सही लूँगा। समाप्त। दोस्तों, ये शानदार विष कन्या कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। कैसे ये कॉमिक्स बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सम कॉमिक्सों के लिए।